First law of thermodynamics, first law of thermodynamics is based upon, first law of thermodynamics is based upon, बताओ किस पे बेस्ड था? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, based upon conservation of energy. But there is no proof, but there is no proof that the process is possible or not. The process is possible or not. अब सुन के थोड़ा अजीब लग रहा है सर, क्या लिखा दिया आपने ये सब? यहां देखो एक बार आप, मैंने कहा मेरे पास हीट है Q, किसी को मैंने हीट Q दिया तो वो थोड़ा बहुत अपना इंटरनल एनर्जी बढ़ाएगा और बची हुई हीट से क्या करेगा, कुछ काम कर लेगा, कुछ वर्क डन कर लेगा। ठीक है सर। अब इसी बात को मैं यहां रखता हूं आपके सामने एग्जाम्पल के साथ, प्लीज कमेंट। समझना, थर्मोडायनेमिक्स का फर्स्ट लॉ ही अगर मैं मानूं कि सब कुछ फर्स्ट लॉ ही है, सेकंड लॉ की रिक्वायरमेंट ही नहीं है, समझो आपको यहां दिखेगा कि क्या रिक्वायरमेंट है। मैंने हाथ को रब करा, मैं काम कर रहा हूं, वर्क कर रहा हूं, ठीक है सर। वर्क करने से मेरे हाथ क्या हो गए, गर्म होने लगे, तो क्या मिल गए मेरे को, हीट मिल गई। फर्स्ट लॉ यही कहता है कि अगर आपको हीट मिल रही है इसका मतलब आपने थोड़ा बहुत काम किया है। तो ठीक है सर, मैंने हाथ रब किए, हाथ रगड़े और क्या मिल गया मेरे को, हीट मिल गया। ठीक है, फर्स्ट लॉ ये कहता है कि उल्टा कर लो तब भी सच है कि आप हीट दो तो क्या हो जाना चाहिए, हाथ रगड़ जाने चाहिए। अब ये बात सच लग रही है आपको कि यहां पर सोचो आग जली है तो मेरे हाथ क्या हो जाएंगे, गर्म हो जाएंगे, तो अपने आप रगड़े भी जाएंगे। अब नहीं, सेंस ही नहीं बन रहा सर इस बात का। लेकिन थर्मोडायनेमिक्स का फर्स्ट लॉ इस बात को कहीं से नहीं मानता। फर्स्ट लॉ बोलता है कि हाथ रगड़े हीट निकली, करेक्ट, तो हीट दोगे हाथ रगड़ेगा, करेक्ट। लेकिन सेकंड लॉ बोलता है ऐसा नहीं है यार। सेकंड लॉ बोलता है आपको समझना पड़ेगा कि कौन सा प्रोसेस हो सकता है और कौन सा प्रोसेस नहीं हो सकता है। बहुत सारे ऐसे भी प्रोसेस हैं जिनमें आप फर्स्ट लॉ लगाओगे सारी बातें सच होंगी, लेकिन फाइनली आपको पता लगेगा कि ऐसा प्रोसेस पॉसिबल ही नहीं है या नहीं हो पा रहा है वो प्रोसेस। ठीक है, जैसे एक और एग्जांपल, हमारे सबसे फेवरेट एचसी वर्मा सर का। वर्मा सर बोलते हैं मेरे पास दो चैम्बर हैं जिसमें गैस भरी है, गैस 1, गैस 2, ठीक है सर, और बीच में ये सेपरेशन करने के लिए कोई वॉल है। अब जैसे मैं इस वॉल को हटा दूंगा ये दोनों गैस क्या हो जाएंगे, आपस में मिक्स हो जाएंगे। ठीक है सर, अब उल्टा भी कर लेते हैं। थर्मोडायनेमिक्स का पहला लॉ क्या कहता है कि ऐसे करा ये हो गया तो उल्टा कर दो वापस सही हो जाएगा। तो मैंने वॉल हटाई तो गैस मिक्स हो गई, ये तो समझ में आ गया सर। वापस वॉल लगा दी, गैस अलग अलग हो जाएंगी क्या? बात आ रही समझो मैं क्या कह रहा हूं कि सर पहले गैस अलग अलग थी, बीच में वॉल थी, वॉल हटाई तो गैस मिक्स हो गई, गैस में मिक्स हुई, मैंने वापस वॉल लगा दी तो क्या गैस अलग अलग हो जाएंगी? नहीं सर। तो इसी बारे में आपका सेकेंड लॉ है बेटा, तो लिखें नेक्स्ट लाइन पे, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडी, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडी is about spontaneous and non-spontaneous process, spontaneous and non-spontaneous process। अब जब तक हमें ये दोनों चीज समझ में नहीं आएंगी सर, स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस क्या होता है, तब तक सेकेंड लॉ को समझना मजा ही नहीं आएगा। तो पहले हम यही समझेंगे कि ये दोनों चीजें क्या हैं। तो एक साइड लिखेंगे हम स्पॉन्टेनियस और एक साइड लिखेंगे नॉन स्पॉन्टेनियस। और बहुत बड़ा है ऐसा नहीं कि सेक्शन बहुत बड़ा कर लो, आप पहले डिफरेंस देख लो मैं क्या क्या लिखा रहा हूं, उतने लिखने 3 से 4 पॉइंट, और पॉइंट नहीं है एक्चुअली एग्जाम्पल है सारे के सारे।
स्पॉन्टेनियस किसको बोलते हैं सर? ऐसा प्रोसेस जो खुद ब खुद हो जाए, अपने आप हो जाए, किसी एफर्ट की जरूरत ना पड़े। जैसे सर मेरे पास मान लो आइस है, बर्फ है, मैं हाथ में रखूंगा, दिन भर बर्फ ही रहेगा, क्या होगा बताओ? थोड़ी देर में पिघल जाएगा सर। तो मैंने क्या करा सर? कुछ नहीं करा सर, अपने आप पिघल गया। तो कैसा प्रोसेस है सर ये? स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। सिमिलरली वही एसपी वर्मा सर का एग्जांपल ले लेते हैं कि चैम्बर है और बीच में सेपरेशन था, सेपरेशन हटा दिया तो गैस अपने आप मिक्स हो जाएंगी। कैसा प्रोसेस है? स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। तो ऐसा प्रोसेस जिसमें आपको एफर्ट ना करना पड़े। नेक्स्ट, मेरे पास यहां पर एक और एक ही है, दो बॉडी है मेरे पास, बॉडी 1 बॉडी 2। इसका टेम्परेचर मान लो 100 डिग्री सेल्सियस है, इसका टेम्परेचर मान लो 30 डिग्री सेल्सियस है। ओके, हीट कहां से कहां फ्लो करती है? लो से हाई, हाई से लो, हाई से लो। तो इसका मतलब सर हीट यहां से यहां फ्लो करेगी। क्या इसमें आप कोई एफर्ट कर रहे हैं या अपने आप जाएगी सर हाई से लो? तो कैसा प्रोसेस है? स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। अब नॉन स्पॉन्टेनियस बताओ सर वो क्या होता है? अगर मैं बोलूं मेरे को 30 से 100 की ओर हीट फ्लो करवानी है, अपने आप तो नहीं हो सकती सर, तो कुछ आपको करना पड़ेगा, तभी जाके हीट फ्लो करेगा। तो इस टाइप के प्रोसेस क्या होंगे आपके? नॉन स्पॉन्टेनियस। तो स्पॉन्टेनियस, नॉन स्पॉन्टेनियस लिखा है। स्पॉन्टेनियस के नीचे लिखिए, इसके जस्ट नीचे लिखिए खुद हो जाए, हिंदी में लिख लो, अपने आप हो जाए, क्या दिक्कत है? सेल्फ सस्टेनिंग प्रोसेस बोल सकते हैं, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, अपने आप को समझ में आना चाहिए सर, रिप्रेजेंट तो हम कर ही लेंगे। और नॉन स्पॉन्टेनियस में लिखिए एफर्ट लगाना पड़े, ऐसा प्रोसेस जो हो तो जाए लेकिन एफर्ट लगाना पड़ेगा सर आपको। जैसे एक पत्थर है मेरे पास, मैं इसको छोड़ दूंगा तो अपने आप कहां चला जाएगा? नीचे। लेकिन अगर मेरे को ऊपर फेंकना है तो फिर एफर्ट करना पड़ेगा सर। तो पत्थर का नीचे जाना स्पॉन्टेनियस है, लेकिन पत्थर को ऊपर फेंकना नॉन स्पॉन्टेनियस हो जाएगा सर। एग्जाम्पल लिखते हैं सीधे सीधे। स्पॉन्टेनियस में पहला एग्जाम्पल लिखिए, मेल्टिंग ऑफ आइस, मेल्टिंग ऑफ आइस। दूसरा एग्जाम्पल स्पॉन्टेनियस के अंदर ही, नेक्स्ट लाइन पे लिखिएगा, डिफ्यूजन ऑफ गैस, डिफ्यूजन ऑफ गैस इन अ चैम्बर, डिफ्यूजन ऑफ गैस इन अ चैम्बर। ऐसा छोटा सा डायग्राम बना लेना, आपको देखते ही याद आ जाएगा कि सर ने बोला था इसको हटाएंगे मिक्स हो जाएगा। डिफ्यूजन ऑफ गैस इन अ चैम्बर। तीसरा एग्जाम्पल, ट्रांसफर ऑफ हीट फ्रॉम, ट्रांसफर ऑफ हीट फ्रॉम हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी, हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी। ये सारे एग्जाम्पल हैं आपके स्पॉन्टेनियस के। ऐसे नॉन स्पॉन्टेनियस में पहला है फोटोसिंथेसिस। आप बोलेंगे सर अपने आप हो जाएगा, तो ठीक है, एक पौधा उखाड़ के ले आते हैं, यहां रख देते हैं, अपने आप बना लेगा? नहीं सर, उसको धूप भी चाहिए, उसको नीचे से भी कुछ मिनरल्स वगैरह रिक्वायर्ड होते होंगे या कोई कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह रिक्वायर्ड होती होगी। तो ये सारी चीजें जब कंडीशन होंगी तभी वो फोटोसिंथेसिस कर पाएगा। तो फोटोसिंथेसिस क्या है आपका? नॉन स्पॉन्टेनियस है। नेक्स्ट, मेरे को लकड़ी जलानी है तो रख देते हैं अंदर, जल जाइए, लकड़ी की चेयर अपने आप जल जाएगी क्या? सर कुछ ना कुछ आपको एफर्ट करना ही पड़ेगा, तेल डाल के आप आग लगा दोगे या कुछ और करोगे सर, बट कुछ ना कुछ आपको करना पड़ेगा, अपने आप नहीं जलेगा सर ये। ठीक है, तो एग्जाम्पल में लिखें फोटोसिंथेसिस। दूसरा, कंबशन ऑफ वुड, कंबशन ऑफ वुड। तीसरा, हीट ट्रांसफर फ्रॉम, हीट ट्रांसफर फ्रॉम कोल्ड बॉडी टू हॉट बॉडी। बस इतना ही डिफरेंस था ये। एक्चुअली डिफरेंस नहीं है बेटा, मैं एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाना चाह रहा हूं कि स्पॉन्टेनियस क्या है, नॉन स्पॉन्टेनियस क्या है। ऐसे चीजें जो अपने आप हो जाए स्पॉन्टेनियस है, ऐसी चीजें जिसमें कुछ आपको एफर्ट करना पड़ेगा वो नॉन स्पॉन्टेनियस है। ठीक है,
अब आते हैं सेकंड लॉ। क्या सर सेकंड लॉ समझाओ आप, लिखो। ऑल हीट, इन्वर्टेड कॉमा में लिखना, ऑल हीट कैन नॉट बी कन्वर्टेड, all heat cannot be converted into work. ये सेकेंड लॉ है। अब इसी को अलग अलग तरीके से बहुत सारे लोगों ने बोला था। जो आपने ये लाइन लिखी है, ऑल हीट कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू हीट, ये कैल्विन प्लैंक, दो साइंटिस्ट हैं, इन दोनों ने मिलकर बोला है। कैल्विन प्लैंक ने पेपर पब्लिश किया था, उस पेपर के अंदर ये सब लिखा हुआ था सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के बारे में। फिर ऐसा ही कुछ क्लासियस ने भी कहा था, तो उन दोनों के स्टेटमेंट लिखेंगे हम अलग अलग करके। तो पहले सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को वापस हम समझते हैं कि सर जितना भी हीट मेरे पास है सब कुछ वर्क में कन्वर्ट नहीं हो सकता। सर नहीं आ रही है बात आपकी समझ में, एग्जाम्पल से दिखाता हूं आपको। मेरे पास बाइक है, बाइक में किक करा, इंजन स्टार्ट हो गया, इंजन स्टार्ट हुआ तो अंदर हीट बन रही है, फ्यूल जल रहा है, तो क्या बन रही है बेटा, हीट बन रही है। उस हीट का मेन काम क्या है, टायर को घुमाना है ना। तो अगर टायर घूम रहा तो क्या होने लग गया, वर्क होने लग गया सर, ठीक है। अब जितनी हीट बनी, सारी की सारी हीट टायर घुमाने में लग जाए तो आप क्या बोलेंगे, सर जितनी हीट दी सबसे क्या हो गया, मेरा टायर घूम गया। ऐसा हो ही नहीं सकता सर। अगर आपने हीट दी है, थोड़ा बहुत हीट वेस्ट हो जाएगी। सर मेरे को तो नहीं दिख रही कहीं वेस्ट होते हुए। अगर आपको ऐसा लग रहा है, आप गाड़ी स्टार्ट करना, उसके बाद आधे घंटे एक घंटे बाद उसके इंजन को टच करना, इंजन को टच करोगे इंजन क्या हो जाएगा, क्यों हुआ सर गर्म, क्योंकि जो हीट बनी वो हीट वर्क में तो जा ही रही है, टायर को घुमाने में तो जा ही रही है, लेकिन उसके अलावा सर हीट फालतू का सराउंडिंग में वेस्ट होने जा रही है। तो हीट वेस्ट होगी ही, आप कितना ही एफर्ट कर लो, कितना ही अच्छा सिस्टम बना लो, हीट वेस्ट होगी ही होगी। इसका मतलब जितनी भी हीट है सबको मैं सोचूं कि मैं सबसे वर्क कर लूंगा, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। और यही क्या है बेटा आपका सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। एक बार फिर से स्टेटमेंट, ऑल हीट कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू वर्क, यह है आपका सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। नेक्स्ट पॉइंट, second law of thermodynamics, second law of thermodynamics also explains about, second law of thermodynamics also explains about entropy, also explains about entropy। अब सर ये एंट्रोपी क्या होता है, एंट्रोपी के बारे में एक दिन और बोला था शायद मैंने रैंडमली ऐसे कुछ, बताओ किसी को ध्यान आ रहा हो तो। क्या होता है एंट्रोपी, मैं एक सिंगल वर्ड में बता सकता हूं, एक शब्द बोलूंगा एंट्रोपी समझ आ जाएगा। व्हाट इज एंट्रोपी, किसी को याद आ रहा हो तो बताओ। एंट्रोपी मतलब होता है रैंडमनेस। जैसे अभी आपको लग रहा होगा सर ये क्लास बिल्कुल व्यवस्थित है, हम लोग बिल्कुल लाइन वाइज बैठे हैं, चेयर वेयर वाले इग्नोर कर लें तो सब लोग लाइन वाइज बैठे हैं। अगर आधे घंटे एक घंटे के लिए टीचर बाहर हो जाए तो आपकी चेयर किसी की पीछे मुड़ जाएगी, किसी की किसी एंगल में घूम जाएगी, कोई बच्चा कहीं यहां बैठा होगा, कोई यहां बैठा होगा, तो जो आपको रैंडम बैठे हुए या रैंडम व्यवस्था दिखेगी, इसी रैंडमनेस को हम क्या बोलते हैं बेटा, एंट्रोपी। एंट्रोपी क्या है सर, एंट्रोपी इज नथिंग, क्या है फिर सर, इट इज रैंडमनेस। आपकी अव्यवस्थितता कितनी ज्यादा है, इसी को हम एंट्रोपी बोलते हैं, ठीक है। लिखें, एंट्रोपी मींस रैंडमनेस, entropy means randomness, comma, second law of thermody, second law of thermody states that entropy of a system
entropy of a system during spontaneous process, बताओ क्या होना चाहिए? स्पॉन्टेनियस प्रोसेस उसको बोलते हैं, ऐसा प्रोसेस जो खुद हो जाए। तो कोई सा भी एक एग्जांपल पकड़ लो जो खुद हो रहा हो, उसमें एंट्रोपी पे क्या फर्क पड़ रहा होगा? बढ़ रही होगी, घट रही हो रही होगी, कांस्टेंट रह रही होगी? तीन ऑप्शन हो सकता है। इसका आंसर है सर दो चीजें हो सकती हैं। अगर खुद से प्रोसेस हो रहा है, जैसे पत्थर मेरे हाथ में, इसको मैंने छोड़ दिया, क्या होगा सर? नीचे जाएगा। तो नीचे जाएगा तो मान लो 5-6 पत्थर छोड़े मैंने, छोड़ूंगा तो वो रैंडम ही गिरेंगे सर। इसका मतलब एंट्रोपी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। तो एक तो ये आंसर हो सकता है सर कि स्पॉन्टेनियस प्रोसेस की वजह से रैंडमनेस बढ़ रही है, दैट मींस एंट्रोपी क्या हो रही है? बढ़ रही है। दूसरा सर, मेरे पास एक हॉट बॉडी है, एक कोल्ड बॉडी है। हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी की ओर हीट अपने आप आएगी, आपको कोई एफर्ट करने की जरूरत नहीं है। तो कैसा प्रोसेस है? ये भी स्पॉन्टेनियस है। इसमें रैंडमनेस क्या हो रही है? कोई फर्क नहीं पड़ रहा सर, जैसे थे ये दोनों वैसे ही दिख रहे हैं सर हमें। इसका मतलब रैंडमनेस में कोई फर्क नहीं पड़ा है। तो दो आंसर है सर। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के अंदर या तो एंट्रोपी बढ़ जाएगी या फिर एंट्रोपी कांस्टेंट रहेगी, लेकिन एंट्रोपी कम नहीं हो सकती है। ये बात आई समझ में? क्या बोला मैंने? तो लिखें, एंट्रोपी ऑफ अ सिस्टम इंक्रीजेस, क्या लिखा है? लाइन बोले एक बार। आगे, process either increases or remains constant, either increases or remains constant। छोटा सा हेडिंग है, मतलब 2 लाइन के अंदर हेडिंग भी खत्म हो जाएगा। और हेडिंग इसलिए लिखाना बेटा कि कई बार डायरेक्ट पूछ लेते हैं। लिखें, केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट। केल्विन जानते हैं? चलो इंटरवल के बाद मिलते हैं। केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट, नो प्रोसेस इज पॉसिबल, लिखो बेटा, नो प्रोसेस इज पॉसिबल whose main result possible whose main result is absorption of heat from a reservoir and complete conversion of heat to work। क्या बोला देखो स्टेटमेंट? एक रिजर्वायर है, रिजर्वायर मतलब होता है बेटा जहां पर बहुत ज्यादा क्वांटिटी में कोई चीज हो। तो ऐसा समझो कि एक लोकेशन है जहां पर बहुत ज्यादा हीट है, वहां से मैं हीट ले लेता हूं और उस हीट को लेकर के मैं कुछ काम कर लेता हूं। तो ऐसा नहीं है सर कि मैं यहां से जितना हीट लूंगा सारी की सारी हीट से मैं काम कर लूं, ऐसा पॉसिबल नहीं है। यही बोला है केल्विन प्लैंक ने। और इससे पहले भी जो स्टेटमेंट लिखा था हमने लगभग ऐसा ही था। अगर आप देखें हमने क्या लिखा था, ऑल हीट कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू वर्क। तो सेम ही स्टेटमेंट आपको लग रहा होगा, हाँ सर ये बात हम पहले भी कर चुके हैं। नेक्स्ट हेडिंग,
क्लॉसियस स्टेटमेंट, क्लॉसियस स्टेटमेंट, लिखे, नो प्रोसेस इज पॉसिबल, नो प्रोसेस इज पॉसिबल whose main result is, whose main result is transfer of heat, transfer of heat from colder body, transfer of heat from colder body to hot body, colder body to hot body. बस हो गया। तो ये जितना भी आपने अभी तक लिखा है बेटा, तीन स्टेटमेंट है, एक तो जनरल स्टेटमेंट लिखा है मैंने, दूसरा आपका कैल्विन प्लैंक का, तीसरा क्लॉसियस का। ये सारे ही स्टेटमेंट आपके सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडी के लिए हैं। नेक्स्ट लिखें, अगर हमको फर्दर सर और अच्छे से समझना, एक और स्टेटमेंट जानना है हमने, तो हमें पहले हीट इंजन समझना पड़ेगा। हीट इंजन क्या है? वही सर जो पहले ट्रेन में यूज होता था, आज की डेट में आपके कार में, बाइक में या खेतों में जो हमारा ट्यूबवेल लगा है, जो उसमें इंजन लगा हुआ है, जो हीट लेता है, फ्यूल को बर्न करके हीट बनाता है और उस हीट से रोटेशन वाला काम करता है। तो पहले उस हमको इंजन को समझना पड़ेगा। लिखें हेडिंग, अच्छा हेडिंग से पहले एक लाइन लिख लीजिए, टू अंडरस्टैंड सेकेंड लॉ, to understand second law with the help of engine, with the help of engine we should understand heat engine, we should understand heat engine। तो हेडिंग लिखे हीट इंजन, हेडिंग आपका हीट इंजन लिखें, अ डिवाइस विच कन्वर्ट्स, a device which converts heat into work, a device which converts heat into work is called heat engine, is called heat engine। सर दो वर्ड्स लिखे हैं मैंने, एक का नाम लिखा है सोर्स, एक का नाम है सिंक। किसको बोलते हैं सर सोर्स? जहां से हीट निकलेगी। सिंक किसको बोलते हैं सर? जहां की ओर हीट जाएगी। तो किसका टेम्परेचर ज्यादा होना चाहिए? एक का टेम्परेचर लेट से मैं T1 बोल देता हूं, एक का टेम्परेचर लेट से मैं T2 बोल देता हूं। ये हीट फ्लो कर रहा है बेटा ऊपर से नीचे, तो किसका टेम्परेचर ज्यादा होना चाहिए? सोर्स का या सिंक का? हीट कहां से कहां की ओर फ्लो करता है? हाई टेम्परेचर से। तो किसका टेम्परेचर ज्यादा होगा? आपके सोर्स का। सोर्स का टेम्परेचर ज्यादा होगा, इसीलिए हीट आपका सोर्स टू सिंक फ्लो कर रहा होगा। और बीच में लगा होता है आपका इंजन। अब इंजन लगने से क्या होता है बेटा? सोर्स से कुछ हीट आया, लेट से Q1 हीट आया,
इंजन ने सर उस हीट से काम किया या रोटेशन बना दिया, समझ लो आप। जैसे मैं दूसरे वर्ड्स में अगर आपसे बोलूं कि आपके पास पेट्रोल है या डीजल है, उस डीजल पेट्रोल को जलाया आपने, तो जला करके क्या मिला आपको? हीट। तो वो हीट आ रहा है किसके पास अब? इंजन के पास। वो इंजन ने उस हीट से क्या करा? रोटेशन बना दिया। तो ये क्या हो गया? वर्क हो गया। आपको क्या लग रहा है जितना हीट आया सबसे रोटेशन बना देगा क्या वो? नहीं सर, थोड़ा बहुत हीट वेस्ट होता हुआ जो हम यूज नहीं कर पाए सर, वो कहां की ओर चला जाएगा? सिंक की ओर चला जाएगा। ये आया समझ में? इसी को हम क्या बोलते हैं बेटा? हीट इंजन। अब इसके लिए एक इक्वेशन लिखता हूं मैं। इक्वेशन क्या सर? Q1 मैंने हीट दिया, इस हीट से दो काम हुए, एक तो वर्क हुआ और क्या हुआ सर? बचा हुआ हीट सिंक की ओर चला गया। क्या ये इक्वेशन समझ में आती है? कैसे लिखा है सर? Q1 ये हीट आया सर, इस हीट से कुछ तो काम हो गया और कुछ आपका बचा हुआ हीट कहां चला गया बेटा? सिंक की ओर चला गया। ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं एफिशिएंसी की, ये शायद पहली बार हमारा फिजिक्स में टर्म आया है, एफिशिएंसी। एफिशिएंसी को हम दिखाते हैं ईटा से। हम लोग तो ईटा आधा अलग ही वर्ड यूज करते हैं, इसको ग्रीक में आपका लैटिन वर्ड है आपका ईटा बोलते हैं, जहां अल्फा बीटा गामा थीटा डेल्टा ये सारी चीजें हैं, वहीं आपका एक वर्ड है बेटा ईटा बोलते हैं इसको। एफिशिएंसी के लिए हमेशा ईटा वर्ड यूज किया जाएगा। कोई जानता है एफिशिएंसी बोलते हैं किसको? कभी भी सुना हो कहीं एफिशिएंसी वर्ड? एफिशिएंसी किसको बोलते हैं? बोलो बोलो। अरे गलत फहमी क्यों डरते हो आप लोग? रेलेवेंट बोलना, बस कोशिश करना रेलेवेंट बोलने की। हाँ बोलो, एफिशिएंसी क्या होती है? कभी कहीं सुना हो एफिशिएंसी वर्ड तो बताओ। जहां पर कोई चीज ज्यादा हो सर उसको एफिशिएंसी बोलते हैं, ऐसा अंदाजा है अपना। और कोई? चलो इधर देखो, क्या लिखा है सर? एफिशिएंसी इक्वल टू आउटपुट पावर अपॉन इनपुट पावर। सर सेंस समझ में नहीं आ रहा सर हमें इस चीज का। देखो मेरे पास एक मशीन है कोई, जैसे आप मोटर पंखा मान लीजिए, घर पे लगा हुआ पंखा, इस पंखे को मैं वायर से जोड़े रहता हूं, दो तार जुड़े हुए हैं इसमें। इस तार से इस पंखे के पास कुछ पावर जा रहा है ना? आप बोलेंगे करंट है, वोल्टेज है, वो अगले साल जब 12th में होंगे हम डिटेल में देख लेंगे क्या चीज है। अभी आप नॉर्मल समझिए कि इसके अंदर पावर जा रहा है कुछ पंखे के अंदर, तो आपने कुछ पावर दिया, इनपुट पावर बोलेंगे इसको। यहां देखो बेटा, अच्छा टॉपिक छूट जाएगा। पंखे को कुछ पावर दिया, दैट इज योर इनपुट पावर। इस पंखे का काम है सर घूमना, रोटेट करना। ये पंखा सर ऐसे रोटेट करने लगेगा, अगर आपने इलेक्ट्रिकल पावर दिया तो रोटेट करने लगेगा। रोटेशन मतलब मैकेनिकल पावर इस पंखे के पास आ जाएगा। तो रोटेशन में जो पावर देखेगा इसको मैं क्या बोलूंगा बेटा? आउटपुट पावर। मैंने इनपुट में मान लो 10 पावर दिया, तो आउटपुट में कितना पावर पहुंचा होगा? क्या 10 पावर आउटपुट में पहुंच जाएगा? क्या 11 पहुंचेगा? क्या 15 पहुंचेगा? क्या 8 पहुंचेगा? 9 पहुंचेगा? 7 पहुंचेगा? या 10 दिया है 10 ही पहुंच जाएगा? आपको क्या लगता है कितना पावर पहुंचना चाहिए? अगर मैंने वायर से 10, देखो दो वायर जा रहे हैं ना, उन दोनों वायर में 10 पावर आया, पंखे के पास पहुंचा, तो पंखा जो घूम रहा है इसके रोटेशन में कितना पावर होगा? क्या 10 पावर इसके रोटेशन में भी होगा, या 10 से ज्यादा होगा सर, या 10 से कम होगा सर? आपको क्या लगता है? आंसर है ये पावर हमेशा जो घूमने वाला है ये 10 से कम ही होगा। क्यों सर? क्योंकि 10 पावर जो आपने दिया है सर, इस वायर के अंदर या पंखे के अंदर थोड़ा बहुत हीट बन रही होगी, थोड़ा बहुत गर्म हो रहा होगा सर, तो वहां 1 या 2 पावर तो वहीं खराब हो गया आपका। अब जो बचा हुआ पावर है वो कहां जाएगा? इस पंखे को घुमाने में। तो पंखे के आउटपुट में कितना पावर पहुंचा बेटा? 8। अब एफिशिएंसी किसको बोलते हैं सर ये बताओ आप? पहुंचा कितना बाहर, आपने दिया कितना था, इन दोनों का जो रेशियो करा आपने, इसी को क्या बोलते हैं बेटा हम लोग? एफिशिएंसी। कोई बोलेगा नहीं नहीं भैया मेरे को परसेंटेज में जानना है, तो इसको किससे मल्टीप्लाई कर दो, तो कितना परसेंटेज आ गया? अगर कोई पंखा 10 पावर लेकर के 8 पावर आपको दे देता है, दैट मींस वो कितना एफिशिएंट है? 80% एफिशिएंट है। ये बात आई समझ में? अब आते हैं इसमें, सर आप तो इंजन पढ़ा रहे थे हमें, तो इंजन पे आ जाओ। सर एक इंजन है जिसको मैं कितना हीट दे रहा हूं, Q1, और इंजन का काम क्या है?
कुछ काम कर देना सर। तो आपने जो आउटपुट में पावर या आउटपुट में वर्क हुआ अपॉन इनपुट में कितना हीट दिया, इन दोनों का अगर मैं रेशियो कर दूंगा तो इसी को मैं क्या बोलूंगा बेटा, एफिशिएंसी। आया कुछ कुछ समझ में? इसमें हमें फाइनली आउटपुट क्या मिलेगा सर, इंजन क्या देगा आपको, एक रोटेशन दे देगा, तो दैट इज योर वर्क। और फ्यूल क्या दे रहा होगा आपको, इनपुट में हीट। तो इनपुट का जो हीट है और जो आउटपुट का वर्क है, इन दोनों का रेशियो कर देंगे, क्या मिल जाएगा बेटा हमें, एफिशिएंसी। ठीक है, तो इसी को थोड़ा अच्छे से लिख लेते हैं। जैसे मैंने आपको कोई चैप्टर पढ़ाया, मैंने चैप्टर पढ़ाया आपको पूरा कंप्लीट, उसमें से आपको 5 टॉपिक समझ में नहीं आए, मैंने मान लो 70 टॉपिक पढ़ाए, 5 टॉपिक आपको समझ में ही नहीं आए, तो आपको समझ में कितने आ गए, 65। मैंने पढ़ाए कितने थे, ये आपकी एफिशिएंसी। इनटू 100 कर दो, परसेंटेज में निकल जाएगी कि आपको कोई भी चीज बेटा, आपको इनपुट कितना मिला और आउटपुट कितना दिया, दैट इज योर एफिशिएंसी। तो हम यहां लिख सकते हैं सर, आउटपुट में क्या दिख रहा है, इसमें मेन चीज क्या हो रहा है सर, आपका वर्क, और इनपुट में क्या दिख रहा है, इनपुट हीट। क्या मैं इसको लिख सकता हूं W अपॉन Q1, यही क्या होगी हमारी एफिशिएंसी। और थोड़ा मॉडिफाई करते हैं इसको, एफिशिएंसी ईटा इक्वल टू W की वैल्यू यहां से बताओ क्या आएगी, Q1 इक्वल टू W प्लस Q2, तो W इक्वल टू, सही है, अलग अलग कर दो दोनों को, Q1 अपॉन Q1 माइनस Q2 अपॉन Q1। सो फाइनली एफिशिएंसी ईटा इज इक्वल टू 1 माइनस Q2 अपॉन Q1। अब थर्मोडायनेमिक्स का सेकेंड लॉ क्या कहता है सर, वो समझाओ अब हमें। थर्मोडायनेमिक्स का सेकेंड लॉ समझते हैं। आपने कुछ हीट दिया इंजन को, क्या सारी हीट से वर्क कर लेगा ये? मैंने 100 दिया हीट, क्या वर्क भी 100 ही होगा? नहीं सर। तो लेट से आपने 100 दिया, वर्क मान लो 80 हो गया, तो एफिशिएंसी कितना, 80 अपॉन 100 इंटू 100, कितना परसेंटेज आ जाएगा, 80%। तो सर सेकेंड लॉ क्या बोलता है कि जितना हीट दोगे सबसे काम नहीं हो सकता, थोड़ा बहुत हीट वेस्ट होगा ही। तो सेकेंड लॉ का सेंस ये है कि सर किसी भी इंजन का एफिशिएंसी कितना नहीं हो सकता, कितना नहीं हो सकता, 100% कभी नहीं हो सकता सर। बात आ रही है समझ में? तो यही क्या हो जाएगा आपका सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, किसके फॉर्म में, हीट इंजन के फॉर्म में। हीट इंजन के फॉर्म में क्या बोल सकते हैं सर, जो एफिशिएंसी हमने निकाला है ये कभी भी 100% नहीं हो सकता, ऐसा आपका सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कहता है। आया यहां तक समझ में? ठीक है, हीट इंजन में जितना लिखा था आपने, क्या लिखा हीट इंजन के बारे में अभी तक? ठीक है, ये लिख लीजिए पूरा बोर्ड में जो लिखा।
यहां तक हो गया, आगे देखें। फर्स्ट लॉ क्या कहता, देखो एक बार, कि मैंने कुछ हीट दिया Q1, इससे कुछ वर्क कर लो, और Q2 इक्वल टू 0 होना, क्या पता ऐसा हो जाए सर कि Q2 नीचे की ओर कोई हीट ना जाए, जितना आपने हीट दिया सबसे क्या हो जाए, वर्क हो जाए। कौन बोलता है ऐसा? फर्स्ट लॉ। फर्स्ट लॉ बोलता है क्या पता हो जाए ऐसा, लेकिन सेकेंड लॉ बोलता है, सेकेंड लॉ बोलता है धरती पलट जाए सर तब भी नहीं हो सकता ऐसा। Q2 0 नहीं हो सकता सर, आप जितना हीट देंगे कुछ ना कुछ हीट वेस्ट होगा, बचे हुए हीट से ही आपका वर्क हो सकता है। ठीक है, बना लो ऐसा छोटा सा। क्या हो रहा है उससे? वहां देखो ना, नीचे स्टेटमेंट लिख लीजिए, अकॉर्डिंग टू सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, according to second law of thermodynamics, efficiency of any heat engine, efficiency of any heat engine cannot be 100%, cannot be 100%. अच्छा, अभी भी ये सब कुछ हमें ऐसा लग रहा है सर हाइपोथेटिकल बोल रहे हो आप, थ्योरेटिकली तो समझा दिया आपने कि सर हमने कुछ हीट दिया, कुछ काम हो गया, बचा हुआ हीट कहीं और जा रहा है सर। लेकिन सर ये बात सच है क्या कि हीट दे रहे हैं हम लोग, यहां जाना जरूरी है क्या? क्या ऐसा नहीं हो सकता सर जितना हीट है सबसे काम ही हो जाए? नहीं बेटा, यहां जाना जरूरी है। सर कैसे पता आपको? तो इसी बारे में अब थोड़ा मैथमेटिक्स की ओर बढ़ते हैं हम लोग कि कैसे आपने ये सब बोल दिया। नेक्स्ट लाइन लिखें, हीट इंजन heat engine works under a cyclic process, works under a cyclic process। हीट इंजन एक साइक्लिक प्रोसेस में काम करता है। किसी ने अगर इंटरनली इंजन देखा हो, लग बाय चांस ही हो सकता है कि ऐसा हो। ये पॉइंट समझ लेना बेटा एक बार अच्छे से, वरना रटना पड़ेगा चीजों को फिर। इसको हम बोलते हैं सिस्टम को पिस्टन, इसको बोलते हैं क्रैंक शाफ्ट, और ये व्हील होता है। इस व्हील में आपका चेन सॉकेट लगा होता है जो फाइनली आपके टायर से जुड़ा होता है गाड़ी के। ये आपके गाड़ी का इंजन है। जब बाइक का इंजन बाहर से दिखता है ना टेढ़ा मेढ़ा सा लोहे का, उसको खोलोगे अंदर ऐसा ही कुछ होगा। जो बार बार आप इंजन का ऑयल चेंज करते हैं ना, वो ऑयल इसी के लुब्रिकेशन का काम करता है कि स्मूथली ये अप डाउन या फिर ये रोटेशन में कोई दिक्कत ना आए, इसलिए लुब्रिकेशन करने के लिए आप वो इंजन ऑयल चेंज करते हैं। क्या चीज है सर, समझाओ तो सही है चीज। इसको समझते हैं काम कैसे करता है। फिर इसके आगे सर यहां पर आपका ऐसे लगा होता है, देखो एक ऐसे 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 ऐसे
इसमें चेन फंसाते हैं और यहाँ पे आपके बाइक का पीछे वाला टायर, यहाँ पर आगे वाला टायर, ऐसा कुछ मान लो, है ना, ये बाइक हो गई, और यहां से चेन से इसको जोड़ दो, ये घूमेगा तो ये भी घूम जाएगा। सर ये घूमेगा कैसे? लेकिन इसका सेंटर तो यहाँ पे, सेंटर पे तो आपने जोड़ा नहीं, किनारे कहीं जोड़ा हुआ है। देखते हैं कहानी। स्टोरी यह है कि इसके अंदर भरा होता है फ्यूल। कोई बात नहीं, यहां देखो, इसके अंदर भरा होता है फ्यूल हमारा, ठीक है सर। फ्यूल को स्टार्टिंग में आपको जलाना होता है। कैसे जलाएं सर? मेरे को तो नहीं आ रहा है जलाना कोई जुगाड़ से। पुराने जमाने में हमारे पास लाइटर होता था। पुराना जमाना मतलब आज से 20-30 साल पहले की बात कर रहा हूं। ऐसा लाइटर होता था, वो लाइटर दबाओ तो जलता था। और लाइटर इतना आसान नहीं था जितना आजकल आपका गैस का लाइटर, इतना आसान नहीं होता था। उस लाइटर को जलाने के लिए आपको बाइक में किक मारना पड़ता है, तब जाकर के इग्नाइट होता है हल्का सा, और उस इग्निशन से ये फ्यूल जल जाता है। और जैसे ही फ्यूल जलेगा, पेट्रोल जलाओगे, आपको क्या लग रहा है? धीरे धीरे, जैसे कागज जल रहा है ऐसे धीरे धीरे जले, ब्लास्ट होगा सर ये। इसीलिए बाइक आवाज करती है बहुत जोर से, और उसके आवाज को कम करने के लिए एक साइलेंसर लगाया होता है हमने। लेकिन आजकल जो बाइक में साइलेंसर है उसका नाम लाउडर होना चाहिए। साइलेंसर मतलब क्या? जो आवाज को क्या करता हो। और ये इनका साइलेंसर ऐसा है भैया कि जानबूझ के आवाज जब तक ना सुनाई देगी बुट 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 बुट, तब तक मानेंगे नहीं वो साइलेंसर काम का है ना। उसका नाम लाउडर रख देना चाहिए। जो वो सुराई नहीं हमारे नीचे, सुराई किसको बोलते हैं? वो जो स्पीकर के बाहर ऐसे नहीं, ऐसे खुला खुला सा हो, वैसा लगा देना चाहिए उन लोगों की बाइक में, तो और ज्यादा तेज करेगा आवाज। साइलेंसर मतलब आवाज को जितना ज्यादा दबा सकते हो आप, वो आवाज को और ज्यादा बढ़ा देते हैं। तो ये फटता है यहां पर आपका पेट्रोल, जैसे ही फटेगा बेटा तो जो पिस्टन है इसको ऊपर धक्का मार देगा। तो सिस्टम ने काम किया। अभी तक थर्मोडायनेमिक्स में बोलता ना बार बार आपसे, सिस्टम ने काम किया, सिस्टम पे काम किया। ये सब क्यों पढ़ रहे हो सर आप? क्यों पढ़ा रहे हो सर? ये फाइनली इस सिस्टम को समझने के लिए सारी कहानी। और उससे बड़ी बात, ये सिलेबस में भी नहीं है, लेकिन पढ़ेंगे। मैं तो पढ़ा ही रहा हूं और मैं एग्जाम में भी दूंगा। देखो ध्यान से, पेट्रोल फटेगा, ये पिस्टन भागेगा ऊपर, ठीक है सर। पिस्टन गया ऊपर, क्यों? क्योंकि पेट्रोल ने प्रेशर बनाया होगा अंदर, तो ये गया ऊपर की ओर। ये जैसे ऊपर जाएगा, ये डंडा भी कहां भागेगा? ऐसे उधर ऊपर की ओर भागेगा। ये ऊपर भागते भागते टॉप पे पहुंच गया, और जो ये गोल वाला हिस्सा है ये ऐसे घूमेगा। देखो यहां जुड़ा था अभी, ऐसे करके ऊपर पहुंचा, ये नीचे था, ये घूम के ये पहुंच गया टॉप पे, ये पहुंच गया टॉप पे। उसके बाद क्योंकि ये जैसे टॉप पे पहुंचेगा बेटा, इनर्शिया की वजह से, अब किसी चीज को घुमा दोगे अचानक रुकेगी नहीं वो। जैसे पंखे को अगर मैं घुमा दूं, हल्का सा भी धक्का मारूंगा, वो अचानक रुकेगा नहीं, यानी कि धक्का दिया आपने रुक गया सर। अगर मैंने धक्का मारा है तो रोटेशन अपने 2-3 पूरे करेगा, उसका इनर्शिया है सर। तो सिमिलरली यहां तक तो मैंने घुमा दिया, लेकिन उसके बाद ये अपना आधा रोटेशन खुद ही पूरा कर लेता है। समझ रहे हो मेरी बात? मैं क्या कह रहा हूं? आधा तो मैंने घुमा दिया सर, आधा रोटेशन ये इनर्शिया की वजह से पूरा कर लेता है, जिस वजह से ये ऊपर भी चला जाता है और ये नीचे भी आ जाता है। तो जब ये ऊपर गया उसमें क्या हो रहा था? उस समय ये फटा था अंदर फ्यूल, ठीक है। जब ये नीचे आया ना बेटा, उस समय यहां पर एक हल्का सा छेद हो जाता है और उस छेद से पूरा धुआं बाहर आ जाता है। और अगली बार ये फ्री फिर से घूमता ऊपर, फिर नीचे आता, 2-3 राउंड तो फ्री में घूम जाता है। फिर ये बंद होने वाला होता है। कब तक घूमेगा सर? ये कब तक घूमेगा? कब तक ये अप डाउन करेगा सर? बंद होने वाला है। उतने में थोड़ा सा तेल फिर से अंदर गिर जाता है। जैसे तेल अंदर गिरता है, अब ये तेल को दबाता है, क्योंकि अंदर अब आग लगाने के लिए कुछ नहीं है, ये तेल को इतना जोर से दबाता है कि तेल मजबूरी में खुद ही फट जाता है। अब तेल फिर से फटेगा, फिर से धुआं निकलेगा, फिर से रोटेशन मिलेगा, फिर 2-3 राउंड घूमेगा, फिर तेल की एक बूंद गिर जाएगी, फिर फटेगा तेल, फिर 2-3 राउंड घूमेगा, फिर फटेगा तेल, फिर 2-3 राउंड घूमेगा, और ऐसा होता रहता है। और बार बार तेल फटता है ना, जब जब फट 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 आवाज आती है, और एक सोचो कितनी जल्दी जल्दी फट रहा है तेल, और कितनी बार बार आपको कंटिन्यूसली आवाज सुनाई देती है। होता है ऐसा, और इस तरीके से काम करता है। आया कुछ कुछ समझ में? इस पूरे सिस्टम को हम बोलते हैं, ये है आपका पिस्टन। पिस्टन मतलब ये अप डाउन जो मोशन करता है। अगर आपके घरों में इंजन वगैरह लगा है, ट्यूबवेल जिसको बोलते हैं, उसके पीछे भी देखना 2 ऐसे डंडे होंगे, ऐसे हिलते रहते हैं। देखा ऐसा कुछ? वो नहीं देखा? ये पिस्टन से जुड़े होते हैं। वो पिस्टन जैसे जैसे अप डाउन मोशन करता है ना, वैसे पीछे लगे हुए ऐसे ऐसे हिलते रहते हैं वो पीछे। किसी ने खेत में काम किया हो कभी, इंजन वगैरह देखा, समझ रहा होगा मेरी बात में क्या बोल रहा हूँ, ठीक है। ये अप डाउन मोशन करता है, और इसी वजह से क्रैंक ये तो दिखता भी है इंजन में, वो बड़ा सा नहीं होता, ऐसे हिलेगा भी नहीं, वो बड़ा सा पहिया जिसमें भी पट्टा जोड़ देते हैं, वो यही क्रैंक शाफ्ट है। इसी में जुड़ा होता है, अंदर से दिखता नहीं है जो आपको बाहर, वो अंदर से जुड़ा होता है, ऐसे डंडा उसमें, वो डंडा घूमता है ऐसे आगे पीछे, तब जाके वो पहिया घूमता है उसका, और फाइनली आपका ये इंजन कंटिन्यूसली मोशन में आ जाएगा। आया कुछ को समझ में? यही इंजन बेटा 2 तरीके से बनाया जा सकता है। एक को बोलते हैं हम लोग 2 स्ट्रोक इंजन। 2 स्ट्रोक में क्या होता है? तेल गया पहली बार में, दूसरे बार में धुआं निकल गया, तो उसको 2 स्ट्रोक इंजन बोलते हैं। ये बाइक में यूज होता है,
या छोटे छोटे जो इंस्ट्रूमेंट्स उनमें यूज हो जाता है। और जैसे जेट स्की सुना आपने, आप गोवा वगैरह जाएंगे तो एक जेट स्की होती है जिसमें 2 बंदे बैठ सकते हैं, या मूवीज में हीरो लोग खूब उसमें करते हैं, आपने देखा होगा। और अगर आपका इंजन बड़ा है, ऐसा ट्रक वाला इंजन है, तो उसके लिए फिर 4 स्ट्रोक इंजन होता है, 4 बार में पूरा करता अपना साइकिल है। पहली बार में तेल जाएगा, दूसरी बार में फ्री में फटेगा, तीसरी बार में वापस आएगा, चौथी बार में गैस बाहर निकलेगी, पांचवी बार में फिर से तेल जाएगा। तो ये 4 स्ट्रोक या 2 स्ट्रोक हो सकता है, लेकिन सारी चीजें बहुत ज्यादा एडवांस हो जाएंगी। फिलहाल के लिए ये होता है इंजन का सिस्टम। आया कुछ कुछ समझ में? तो ये जब इंजन अपना घूम रहा होता है बेटा, तो अब देखो इसके अंदर जो वॉल्यूम दिख रहा है आपको, ये जो वॉल्यूम है, ये वॉल्यूम जब पिस्टन नीचे आएगा तो वॉल्यूम क्या हो रहा है? कम हो रहा है। अब जब पिस्टन ऊपर जा रहा है उसमें वॉल्यूम बढ़ रहा है। तो क्या आपको वॉल्यूम बढ़ता घटता दिख रहा है? गैस के फटने से अंदर प्रेशर बढ़ेगा, और जब धुआं होगा तो उसमें प्रेशर घट जाएगा, तो प्रेशर भी कम ज्यादा हो रहा है। और जब ये फटेगा सर, उसमें हीट भी निकलेगी तो टेम्परेचर भी बढ़ेगा। इसका मतलब सारा गेम प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर का है। और पूरा थर्मोडायनेमिक्स इन्हीं तीनों पे खेल रहे थे सर हम। पीवी इक्वल टू एनआरटी, पीवी पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट। सारी अल्टीमेट स्टोरी इसी के पास आके रुकेगी कि सर ये इंजन कैसे काम करने वाला है आपका। ठीक है, क्या लिखा है लास्ट टाइम बोलिए। ठीक है, डायग्राम बना लीजिए। इसका मे भी कुछ एनिमेशन पड़ा हो, देखता हूं यूट्यूब में अगर आपको दिखा पाऊं, लेकिन ज्यादा लंबा नहीं लेंगे वीडियो, हमारा सिलेबस बहुत है यार। जल्दी बनाओ पहले इसको आप, सोचेंगे इसके बाद क्या करना है। अभी पढ़ो, इसके बाद 3, एक तो इतना छोटा कि 2 ही दिन में हो जाएगा, 2 या 3 दिन में। तो वो चैप्टर वहां तक आएगा आपका सिलेबस। केटीजी है इसके बाद, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस। आठ पेज बचे हैं इस चैप्टर के, 8 पेज खत्म, चैप्टर खत्म। उसके बाद जो अगला चैप्टर है वो 10-12 पेज का है, मतलब 20 पेज और लिखना है। सिलेबस कंप्लीट मान लेंगे एग्जाम के हिसाब से। उसके आगे जितना हम पढ़ेंगे वो एग्जाम में नहीं आएगा, बट आपके लिए तो इंपॉर्टेंट है ही।